हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए आगे लिए चलने में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप राज्य मंत्री शामिल होते हैं। तो सबसे पहले यही जानना होता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? उसमें प्रधानमंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तथा राज्य उप मंत्री भी जिसमें होते हैं, उसी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहा जाता है। आर्टिकल 74 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, और उस मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राष्ट्रपति किसके सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करना है, तो उन पुनर्विचार करने की अपेक्षा भी कर सकेगा। मंत्रिपरिषद को मौका देगा एक बार पुनर्विचार करने के लिए, और उनसे सलाह भी लेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए दे दिया, फिर मंत्रिपरिषद उसको राष्ट्रपति को सामने कर दिए, तो राष्ट्रपति उस पर उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, फिर वापस करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। इसमें कहा गया आर्टिकल 72 के सब क्लास 2 के अनुसार कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, या इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, और राष्ट्रपति को सलाह दी भी है तो क्या दी है, तो इसका न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्रिपरिषद में कितने परसेंट संख्या होगी? सदस्यों की 15%, प्रधानमंत्री सहित 15% से ज़्यादा नहीं होगी मंत्रिपरिषद में। संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें उपर्युक्त प्रावधान को शामिल किया गया है, जो यहाँ पर बताया गया है कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 15% होगी मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री सहित। तो ये आर्टिकल 91 में दिया गया है। संविधान संशोधन हुआ था 91 नंबर का 2003 में। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री किस पर पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। मंत्रिपरिषद जैसा शब्द ओनली आर्टिकल 352 के
खंड 3 में किया गया है। और आपको पता है 352 से क्या होता है, राष्ट्रपति आपातकाल। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने मंत्रिपरिषद समझा, अब इसी को कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री सहित, जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसके सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। वो कैबिनेट स्तर की होती है मंत्रियों की परिषद, इसलिए उसको कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण आधिकारिक अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं। मंत्रीय उनके पास होता है, इसके कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। अधिकारी जो कार्य करता है उनके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी अंतिम रूप से किसके पास होती है, मंत्री के पास होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। जो केंद्रीय कैबिनेट में सचिवालय होता है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन में होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो मेन होता है, वो कैबिनेट सचिव होता है। जैसे राज्य में कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, उसी तरीके से इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। वो क्या होता है, सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड है उसका पदेन अध्यक्ष भी होता है और प्रशासनिक प्रमुख से कैबिनेट सचिव होता है। अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6 महीने के अंदर उसको मंत्री बनना है। यदि 6 महीने हो गया तो उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, परंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। जो संघ की मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन एवं विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। तो राष्ट्रपति संघीय प्रशासन या विधान के बारे में मांगता है प्रधानमंत्री से जानकारी, तो राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। कितने मंत्रालय थे, 18। वर्तमान में कितने मंत्रालय हो गए, 51। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 18 मंत्रालय था, आज के समय में 51 मंत्रालय हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचानिए। पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ये गलत है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, हाँ ये भी सही है। 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी पड़ती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, 2, 3 और 4। पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है, गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, गलत है, होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, नियुक्त होता है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा संसद में जो लोकसभा है उसके सदस्य की चुनाव होता है, और जो प्रधानमंत्री है उनको नियुक्त किया जाता है। बहुमत दल का नेता जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, फिर उसको नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति और शपथ भी दिलाएंगे।
भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, केंद्रीय सरकार का ये मुख्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किस दायित्व को? प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में 78 कहता है। 78 प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में कहता है। कहता है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा और संघ के क्रियाकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेंगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री को कैबिनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के भी मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप राज्य मंत्री भी, उप मंत्री भी आते हैं। और कैबिनेट मंत्री में ओनली कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस आर्टिकल में कहा गया? 352 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सृजन किया जाता है? नहीं, कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं होता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये सवाल सही है, तो दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एक कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किया जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालय या विभागों का भी बंटवारा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका इकाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई जाएगी? नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होती, राष्ट्रपति के नाम से होती, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा या सदन में ले आया जाता है तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे यदि वो राज्यसभा सदन के सदस्य हैं तो। यदि वो लोकसभा सदन के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, तो उनके खिलाफ जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो अपने पक्ष में वोट दे पाते हैं। तो इसका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है और उनको पद से हटाता भी आर्टिकल 75 करता है। आर्टिकल 75 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य वो आमतौर पर होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो लोकसभा के होते हैं, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोकतांत्रिक यह है कि लोकसभा का सदस्य हो। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय
जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ये राइट है। दूसरा क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य नहीं, वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही बने, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, नहीं, दोनों में से किसी का भी नहीं रहेगा तब भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, बट उनको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, किसी भी सदन का हो सकता है। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा, बाकी 3 के गलत हैं। ये प्रावधान किस में है, ये प्रावधान 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पर नियुक्ति हो जाने के बाद 6 महीने के भीतर उसे अपने किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, लोकसभा के द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता चुनती है। संसद के द्वारा नहीं चुना जाता है, प्रधानमंत्री को संसद के द्वारा नहीं चुना जाता है, राष्ट्रपति को के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ये सही है। लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किए जाते हैं, ये गलत बात है, बहुमत पार्टी द्वारा नामित नहीं किए जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 75 के सब क्लास 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आर्टिकल 75 में कहा गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी। राष्ट्रपति द्वारा बहुमत पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत पार्टी जिस पार्टी को बहुमत मिला है उस पार्टी के लोग उनको चुनते हैं, बहुमत दल का नेता चुनते हैं, फिर वो राष्ट्रपति के सामने उनकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री के रूप में। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यदि किसी भी नेता को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति इस पर निर्भर करता है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अगला क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। पहला है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है क्या। पहला वाला दिया गया है, तो क्या संसद के दोनों सदनों में से सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है क्या प्रधानमंत्री। नहीं, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है। नहीं, ओनली राष्ट्रपति के पास मनोनीत नियुक्त करने के लिए और शपथ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जाता है, बस उनसे परामर्श करके उनको मंत्रिमंडल में भाग नहीं देता है, वो अपने इच्छा अनुसार भाग देता है। तो बी वाला गलत हो जाएगा। सी क्या कहता है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। हाँ, ये सही है, अपने विवेक से मंत्रियों को मंत्री बनाता है कि कौन सा मंत्री को कौन सा पद दिया जाए। स्वविवेक ये प्रधानमंत्री का यहाँ पर होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ नहीं है, प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियाँ हैं, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 75 के अनुसार, आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्री की नियुक्ति भी होती है और मंत्री को पद से हटाया भी जाता है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है ओनली 6 महीने तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दो सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने के बाद में। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। हाँ, ये राइट है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी सही बात है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है। नहीं, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं होती है, ये गलत है, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये सही है। तो
यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही रहे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होता है, सॉरी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। अनुच्छेद 74 के अनुसार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये 75(3) में कहा गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष दिया है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्टिकल 75(2) में कहा गया है, आर्टिकल 75(3) के अनुसार कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, तो केवल एक इसका राइट आंसर है। अगला है, बताना है कि कौन सा सही है। भारत के संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है क्या फ्रेंड्स? तो दोनों के प्रति नहीं होता है, ओनली केवल और केवल हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता है, हाँ। किसी भी सदन का सदस्य मंत्री बन सकता है, तो ए गलत है, आर सही है, तो इसका हो जाएगा कथन गलत है पर कारण सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, गलत है। संसद के प्रति नहीं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है, ये भी बात सही है। विधि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि सारे काम जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और राष्ट्रपति को बताएंगे भी, तो केवल 2 और 30 सही है, पहला वाला गलत है। तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 75 में कि जो लोकसभा मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और 75(2) में कहा गया है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होंगे। 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। पहला है, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ये क्या वित्त मंत्री के बारे में आर्टिकल संविधान में है? ये है। दूसरा है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये बात सही है फ्रेंड्स। ये आर्टिकल किसी आर्टिकल में नहीं है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। निम्न सदन मतलब लोकसभा, पर ये माना जाता है, इसका पालन किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, नहीं, इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है।
तो राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव रख सकती है, वो है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव यदि प्रधानमंत्री हार गए तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए, संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद या लोकसभा में ही स्वीकृति और अस्वीकृति किया जाता है। राज्यसभा में नहीं ले आया जाता है, ना स्वीकृति के लिए ना ही अस्वीकृति के लिए। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो उनको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, विश्वास मत हासिल करना पड़ता है कि हमारे इतने नेता हैं जिससे हमको बहुमत है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य विश्वास प्रस्ताव रख सकता है, चाहे वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद का ही क्यों न सदस्य हो। जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, जो विश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ले आएगा या उसके मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य ले आएगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के नेता ले आएंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। यदि जो विपक्ष का नेता है वो जीत जाता है और जिसकी सरकार है वो अविश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाया, विश्वास मत उनको नहीं दे पाया, तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है? तो किस सदन में, तो जो अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव है, दोनों लोकसभा में ही लाए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी को स्पीकर कहा जाता है। तो अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में किसको अनुमति देता है? लोकसभा में व्यक्तिगत व्यक्त देने के लिए किसी अनुमति की जरूरत पड़ती है, तो अध्यक्ष की पड़ती है, लोकसभा अध्यक्ष की। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि लोकसभा की प्रक्रिया की संचालन संबंधी नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो किस लिए छोड़ रहा है। यदि मंत्री को अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है या मंत्री की स्वतंत्र इच्छा होती है, बिना कुछ बोले त्यागपत्र दे देता है, बिना कुछ बोले त्यागपत्र दे देता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। यदि आप अविश्वास प्रस्ताव ले आ रहे हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन 50 सदस्यों का होना चाहिए। समर्थन की बात किया जा रहा है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के हेतु न्यूनतम सदस्य 50 होने चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। तो भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये बात सही है। परंतु अविश्वास प्रस्ताव को हासिल नहीं कर पाते हैं प्रधानमंत्री, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसका भी पालन होता है। तो पहला सही है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाता है, रखा जाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है।
पहला और दूसरा दोनों सही है। लोकसभा में ही लिया जाता है। इसके साथ ही भारत के संविधान के किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के सब क्लास 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा के अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया जाता है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर के लोकसभा का नियम जो 198 है उसमें कहा गया है। लोकसभा का जो नियम है, नियम 198 उसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। पहला है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। नहीं, मंत्रिपरिषद के इस्तीफा दे देने के बाद, त्यागपत्र दे देने के बाद राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है। पहला ही गलत है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था अपने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। हाँ, ये सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन के लिए आम चुनाव कराया जाए। ये भी सही है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगी। ये भी सही है। जो मंत्रिपरिषद अपने पद से हटाए गए हैं वो हटाए तो जा चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कब हटेंगे, जब नई सरकार बनकर उनकी सीट पर आ जाएगी नई सरकार, तो वो अपनी सीट पूरी तरीके से छोड़ देंगे। पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है, तो इसका यही वाला कथन सही नहीं है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो पहले कैबिनेट मंत्री में गृह मंत्री थे, उसके बाद में रक्षा मंत्री भी थे। तो यह कैलाश नाथ काटजू ये हैं। 1951 में ये विधि मंत्री के रूप में शामिल थे। इसी वर्ष देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पद सौंपा गया था। 1957 से 62 के दौरान ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो R.K. षणमुखम शेट्टी हैं। देश आज़ादी के बाद ये पहले वित्त मंत्री हैं। ये 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। 1948 में जॉन मथाई को नियुक्त किया गया था वित्त मंत्री। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे। तो B.R. अम्बेडकर को कानून मंत्री दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1946, जबकि अंतरिम सरकार में 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.H. भाभा जो कि भिन्न थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, C.H. भाभा। तो 1947 में जो पोर्टफोलियो था वो इस प्रकार थे। उसमें जगजीवन भी थे, जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, C.H. को भाभा वाणिज्य और सरदार बलदेव को सिंह को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है। तो H.D. देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं। H.D. देवगौड़ा। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को शामिल करके ये 12वें हो जाएंगे। H.D. देवगौड़ा थे जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर थे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी को 15वां प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित करते हैं। प्रधानमंत्रियों का जो कार्यकाल है उनके अकॉर्डिंग तो H.D. देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 से 1997 तक था। चंद्रशेखर का 1990 से 91 था। अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 से 2004 तक था। इंद्र कुमार गुजराल का 1997 से 98 था। विश्वनाथ प्रताप इनका 1989 से 90 तक था।
उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी उपयुक्त अवधि के पूर्व 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए देश के प्रधानमंत्री थे, कुछ दिन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, गुलजारी लाल नंदा भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किन निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? एक बार से अधिक किए हैं और वो समय में उनके अंतर भी हुआ है, लगातार नहीं बने हैं। तो गुलजारी लाल नंदा भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जवाहरलाल नेहरू लगातार बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इनकी मृत्यु ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये चंद्रशेखर हैं। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के और पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के थे? मुख्यमंत्री कर्नाटक के। पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला है, कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो देखो, मोरारजी देसाई थे, हम लोगों ने पढ़ा, महाराष्ट्र के। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के। पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के। पर चंद्रशेखर नहीं थे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर थे। देवगौड़ा और आई.के. गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये अपने प्रधानमंत्रित्व के समय में राज्यसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। परंतु चंद्रशेखर कौन से सदन के थे? लोकसभा के संसद के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं, एक भी बार चरण नहीं रखे हैं? तो ऐसे याद लिखेंगे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई है, तो वो इसलिए वो चरण नहीं रखे हैं। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो लोकसभा की जो निर्धारित बैठक थी, उसके एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन मिला और वापसी हो गई। इसके कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अन्य 3 प्रश्न प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उपस्थित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो हमारे संघ में वित्त मंत्री कौन कौन रहे हैं, ये बताना है। पी.वी. सिंह भी रहे हैं, आर वेंकट रमण भी रहे हैं, आई.वी. चौहान भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। ये सभी वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। प्रधानमंत्री कौन किया है? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को लागू किया है। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई है 1991 में। कौन से? नरसिम्हा राव थे। मनमोहन सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वो भारत के पूर्व मंत्री थे, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे क्या? ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे। पंजाब राज्यसभा के सदस्य थे। राजस्थान से नहीं, ये असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। वैसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह
2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, ये असम राज्य के। इसके पश्चात वे लगातार से ही 1996, 2001, 2007 और 2013 से राज्यसभा के सदस्य बने और 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने हैं 2019 से। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक का उनका कार्यान्वयन करते हैं। ये बात सही है, मंत्री ही नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका कार्यान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत करता है, ये बात सही है। तो इसमें दोनों आंसर सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, पर दोनों का स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है क्या? ये सही बात है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये भी बात सही है फ्रेंड्स। पहला और दूसरा दोनों सही है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। उप प्रधानमंत्री जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान में इसका प्रावधान नहीं हुआ है, ये गैर संवैधानिक पद है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है, नहीं राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का नहीं अध्यक्ष होता है, वो कैबिनेट जो सचिव होता है वो होता है सिविल बोर्ड का अध्यक्ष। तो दोनों गलत है, ना एक और ना ही दो। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अध्यक्ष प्रभार के तहत होता है और जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, जो प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है वो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में विचार करना है। पहला है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ऐसा नहीं है, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है क्या? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, तो इसके लिए दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, न तो एक और ना ही दो, न तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट समितियों से संबंधित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। कौन सा सही है? पहला है, संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। तो कैबिनेट समिति में का उल्लेख नहीं है संविधान में, तो ये बात गलत है फ्रेंड्स। ये बात सही है, संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है, ये सही है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित किया जाता है, ये बात भी सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों, तो ये गलत है। समिति का अध्यक्ष वही होगा जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं होते हैं। तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाएगी। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल ना हो। तो संसदीय मामलों में कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं। जो संसदीय मामला होता है, संसदीय मामले में जो कैबिनेट समिति होता है उसमें प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री द्वारा की जा रही है। कौन कर रहा है? रक्षा मंत्री कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है, जो मंत्रिमंडल का सचिव होता है। अगला है, निम्नलिखित संविधान में संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो 91 संविधान संशोधन है जो 2003 में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा निर्धारित करता है। ये संविधान संशोधन 91 है और ये 2003 में संशोधित किया गया था।
कि लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनमें से 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में भाग लेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये सही है, और वर्तमान में 51 हो गई है। दूसरा है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, नहीं 51 है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो श्वेत पत्र ये भारत से संबंधित है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। यदि कोई मंत्रालय उस किसी भी विषय में जो है घोषणा कर रहा है तो आधिकारिक तौर पर उसका जो पत्र होगा वह श्वेत पत्र कहलाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन ये गोपाल स्वामी आयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था। एन गोपाल स्वामी आयंगर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, इसमें अनुशंसा किया था इस रिपोर्ट में कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के लिए नए समूहों की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा एन गोपाल स्वामी आयंगर जी ने 1949 में कहा है। कौन सा मंत्रिमंडल या सचिवालय के कार्य हैं, ये इसको बताना है कि कौन सा सही है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। ये सही बात है कि मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी कार्यसूची बनाता है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता है, हाँ मंत्रिमंडल समिति सहायता लेता है सचिवालय से, ये दूसरी बात भी सही है। तीसरा है, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, मंत्रालय का जो वित्तीय संसाधन है इसका आवंटन सचिवालय नहीं करता है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, देखिए भारत सरकार जो कार्य आवंटन करता है उसका नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय की नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया जाता है कि कार्य का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय करेगा। इस सचिवालय के आवंटित विषय में मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समिति को सचिवीय सहायता करेगा, कार्य का नियम बताएगा, कार्य में सहायता दिएगा और कार्य का नियम बताएगा। और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समिति को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता ये है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करेगा सचिवालय, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज का वितरण करेगा सचिवालय, किए गए विचार या विमर्श को रिकॉर्ड करेगा सचिवालय, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करेगा, रिकॉर्ड को बांट देगा, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा कि मंत्री जो है कौन सा निर्णय ले रहे हैं, इसका भी निगरानी कौन करता है, सचिवालय करता है। अगला है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जो मंत्री केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री है वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्र की सुरक्षा समिति का प्रधान। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद आज भारत आज़ाद होने के बाद संसदीय सचिव का पद 1951 में गठन किया गया था। इसका संसदीय सचिव एक उच्च रैंक का सरकारी पद होता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव की प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, और एल.बी. शास्त्री का है विजय घाट। एल.बी. शास्त्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम कर्मभूमि नहीं है।
राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, तो इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो गलत है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इनका कार्यकाल 1964 से 66 तक था। ये भारत पाक युद्ध के समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था और 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।